हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, अब पेपर आपके देखिए बहुत करीब आ चुके हैं। तो एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं वो सब लेकर आ रहा हूँ। मैंने सीरीज चला रहेगी है। अभी तक आपने सारे 10वीं के जितने भी मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में रिलेटेड सवाल नहीं देखे हैं आपने, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कुछ यूनिक करने वाले हैं। देखिए, यदि आपको 70 में से 70 की तैयारी करनी है तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखनी होगी। और मैं हर एक सवाल को देखो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, यानी कि जो जो मैं सवाल करा रहा हूँ हर एक प्रूफ के साथ। तो एक नज़र सब कवर। तो आज हम इस एक वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों, बात बनती है क्या पीडीएफ हमें मिलेगी या नहीं। तो हाँ, पीडीएफ आपको मिलेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात रही कि इस वीडियो में कितने नंबर कवर आपके होने हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आपके 24 मार्क कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए, अब बात बनती है कि आप सर प्रूफ दिखा दीजिएगा कि ये सवाल इस तरीके के आए हुए हैं या नहीं। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मेरे पास एक अनसोल्ड है। उस अनसोल्ड में से देखिए मैं आपको एक सेकेंड अनसोल्ड दिखाता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अनसोल्ड देख लीजिएगा, आपके सामने एक अनसोल्ड है। अनसोल्ड कौन से ईयर का है मैं आपको ये भी आपको कंफर्म करा देता हूँ। तो चलिए मैं पहले आपको आपके सामने ही पेज पेज ओपन करता हूँ। पेज जो है आपका देखिए ये रहा। ये कौन सी है, मैं आपके पेज सामने ओपन करता हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके सामने हाई स्कूल 2024 प्रश्न पत्र। इसका कोड है 822 IA। तो इसमें से जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आए हुए हैं उनको मैं करा रहा हूँ। तो देखिए, अब क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन कौन से 6 मार्क्स के आए हुए हैं। तो आप पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं कराऊंगा, देखिए ये है। यहाँ लिख रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, यानी कि आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसे हल करनी है। क्या नंबर की है? 6 मार्क्स की है। समझ में आ गई। अगला है उस एपी के 51 पदों का योगफल क्या है जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18। ये भी क्या मार्क्स का है प्यारे बच्चों? 6 मार्क्स का है। अगला भी क्वेश्चन क्या मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन 6 मार्क्स का। यानी कि इस तरीके से इस वीडियो में ये सारे सवाल मैं कराने वाला हूँ। अब चाहे एग्जाम में ये वाला आ जाए, ये आ जाए, अलग अलग आ जाए या एक आ जाए, कैसी प्रकार से भी आए, आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसे पहला आप इक्वेशन 1 मान लो या 2 मान लो या फिर सीधा सीधा यहीं हल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो सबसे पहले काम तो आप यही लिखोगे। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? हल। क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे हल। तो चलिए मैं हल लिख देता हूँ। हल लिख दिया। अब क्या मैं काम करता हूँ, 3 की अगर मैं 3 में गुणा करूँ तो कितना बनेगा? 3 तिया क्या रख कितना बनेगा प्यारे बच्चों? 9x। सही है। माइनस है तो माइनस। 2 की 5 में गुणा करोगे तो 2 पंजे 10। y है तो y। अब लाइन पूरी खींचेंगे, अब इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिया कितने हो जाएंगे? 6। बराबर में दे रखा -के 2। अब ये कोई चीज़ भाग में है, भाग की चीज़ जैसे ही मैं इधर लेके जाऊँगा तो गुणा हो जाएगी 6 में। किसकी? 2 की। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा 9x -के 10y बराबर 6 की 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12। ऐसे समीकरण कहेंगे एक। समझ में आ गई। इस प्रकार से इसे भी लेंगे तो 2 की x में गुणा करोगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3 की y में करोगे तो बनेगा 3y बटे में इन दोनों की गुणा हो जाएगी 6 बराबर 13 बटे कितना हो जाएगा? 6। इधर ये नीचे है तो उधर ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। देखिए, आप चाहो तो 6 से 6 यहाँ काट सकते हो क्योंकि ये ऊपर जाके यहाँ लिखेगा, यहाँ से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप 6 से 6 ऐसे कर लो और ये हो गया समीकरण नंबर 2। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ x को बराबर करना है या y को बराबर करना, आप जिसे चाहो उसे बराबर कर सकते हो। चलिए बहरहाल मैं क्या करता हूँ, मैं जो है आपको x बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बताइए, x की गुणा में यहाँ कितना है? 9 और यहाँ x की गुणा में कितना है? 2। तो इस वाले 2 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी यहाँ क्या हो जाएगा? 18। और इस वाले 9 की समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, अर्थात यहाँ भी 18 बन जाएगा, यहाँ भी 18 बन जाएगा। फिर x हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो बिल्कुल हम वही करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 को
तो यहाँ लिखूंगा प्यारे बच्चों, समीकरण ए को दो दो से, किससे, दो से, तथा कौन सी समीकरण, दो, यानी कि लिखेगा समीकरण दो को 9 से गुणा, 9 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, समीकरण एक को 2 से गुणा करनी है, तो 2 में सारे की होगी, क्योंकि समीकरण एक ये सारी है तो सारे में होगी। तो 2 निम 18, यहाँ हो जाएगा 18x, 2 धाम 20, y बराबर 2 किस में करेंगे, माइनस के कितना हो जाएगा 24। इक्वेशन बनेगी तीसरी। ऐसी इसकी करेंगे, अब 2 में किसकी करेंगे, 9 की, तो 9 दूनी 18x, क्लियर। 9 की करेंगे 9 तिया 27 y, और 9 की करेंगे तेरह निम्मा 117, कितना आएगा तेरह निम्मा 117, तो 117 लिख दूँ। चलिए मैंने ये लिख दिया है। अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको लाइन खींच देता हूँ, ये माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इससे क्या होगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये हो गए माइनस के 47 ओनली 47 हो गए, और ये हो गया y, ये माइनस जुड़ जाएंगे तो 117 24 141 हो गए, माइनस के 141। उम्मीद है इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी। अब आ गई है तो चलिए मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया है, क्योंकि ये हमारा फिल हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, अब इस y की गुणा में माइनस का 47 है, तो इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 141 अपॉन माइनस का 47, माइनस से माइनस खत्म, 47 3 जा होते हैं 141, तो अर्थात y की वैल्यू निकल कर गई प्यारे बच्चों कितनी, 3। तो ये 3 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू समीकरण किसी में भी रख दो। देखिए अगर सच्चा समीकरण हमने 4 नहीं मानी, इसे 4 हो गई। अब समीकरण अगर मैं इसमें किसी में रख दूँ, बताओ किसी में भी रखवा लो तो दिक्कत तो नहीं। चलिए y की वैल्यू मैं समीकरण एक में रख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये छोटी वैल्यू लग रही है, तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, y बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, तो चलिए हमने रख दी है। तो ये हमारे पास है 9x, कितना है 9x, तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस का यहाँ कितना है 10 गुणा y, और y का मान कितना है 3, सही है, बराबर कितना माइनस के 12। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस के 10 तिया 30 बराबर माइनस के 12। अब ये माइनस है, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, क्या बनेगा प्लस। तो चलिए ये प्लस बन जाएगा, तो ये बचेगा 9x बराबर माइनस के 12 प्लस के 30, 30 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 18, कितने बचेंगे 18, और x बराबर, अब गुणा की चीज़ कहाँ आ जाएगी, भाग में, तो किससे भाग दोगे 9 से, और 9 से भाग देने से कितना आ जाएगा, ये बताइए 9 दूनी 18। तो हमने देखा x का मान कितना निकल गया 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो, अतः यहाँ लिख दोगे प्यारे बच्चों, अतः x बराबर 2 y बराबर कितना आया 3। और यही आपका इसमें बूझा था कि x और y को हल करो, यानी कि इस समीकरण को हल करो। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6 मार्क्स का। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हमें एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इनने दो कंडीशन दे रखी है, दूसरा पद दे रखा है और तीसरा पद। बाकी उसमें ए और डी निकालने के बाद हम 51 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो चलिए बहुत सिंपल सी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। और कितने मार्क्स का आता है प्यारे बच्चों, 6 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलिए अब क्या लिखते हैं, जो हमें दे रखा है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करोगे प्यारे बच्चों, लिखोगे हल। क्या लिखोगे, हल। तो चलिए हल मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ लिखोगे दिया है।
अब क्या क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है ए पी के दूसरा पद और तीसरा पद, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद यानी कि A2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 40, क्लियर। तथा तीसरे पद की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी 18, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद। तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं तीसरा पद, यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी है 18। अगर ये हमें क्रम से दे रखे हैं तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से सारवंतर निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, सारवंतर। तो चलिए सारवंतर निकाल लेते हैं। हमें ए डी तो देखो मानने का दिया नहीं, तो इसलिए यहाँ हम एक लाइन लिख सकते हैं कि माना एपी का प्रथम तथा सारवंतर जो हमारा है ए और डी है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। तो ये लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या है ए, तथा सारवांतर क्या, सारवांतर क्या है डी है, सही है, ये हमने मान लिया है। तो चलिए इसका हम क्या निकाल लेते हैं, सारवांतर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, सारवांतर। तो लिख देते हैं इसलिए, इसलिए सारवांतर, सारवांतर को दिखाते हैं हम डी से। डी होता है कोई सा भी पद लो उससे पहले पद से माइनस कर दो, तो इसमें तीसरा पद है, तीसरे पद से दूसरा पद माइनस कर दो, अर्थात प्यारे बच्चों A3 में से आप A2 माइनस कर दो, सही है। अब यहाँ हमारे पास क्या देखिए A3 का मान कितना 18 माइनस A2 का मान कितना 14, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आप देख रहे होंगे इसमें कितना आएगा 4, अर्थात डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखिए पुनः ले लेते हैं, पुनः क्या देखना है, हमें पुनः देखना है जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है दूसरा पद, दूसरा पद, देखिए दूसरा पद दे रखा है प्यारे बच्चों कितना 14 दे रखा ना, तो यहाँ रखेंगे 14। अब इस दूसरा पद होता क्या है, ये होता है A प्लस डी बराबर 14। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए अब डी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू हमने निकाली अभी 4, तो डी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ। तो चलिए ए प्लस डी का मान है 4 बराबर 14, या ए बराबर 14 माइनस 4, तो आपने देखा कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 10। तो ए का मान कितना आया 10। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, ए निकल गया डी निकल गया, और हमें पदों की संख्या पहले ही दे रखी है, कितनी दे रखी है 51, कितनी 51। तो यहाँ लिख देते हैं हमें क्या क्या दे रखा, ए का मान कितना आया 10, डी का मान कितना आया प्यारे बच्चों, डी का मान आया 4, और तथा एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 51 पदों के योगफल बूझ रहा। अब चूंकि आपको पता है 51 जो योगफल का सूत्र होता है एपी के, यानी कि आपको पता है जो एन पदों का योगफल होता है, एन पदों का एस एन होता है, क्या फॉर्मूला होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी, क्लियर। चलिए अब यहाँ सबकी वैल्यू रख लो और आपका आंसर आ जाएगा। अब एस एन के स्थान पर कितना रखना है 51, क्योंकि एन 51 गुजरा, ये 51 बटे 2 टू ए का मान कितना 10 प्लस एन का मान कितना 51 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना प्यारे बच्चों 4। समझ में आ गई। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब इसे आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 51 बटे 2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 50 51 में से एक गया 50 गुणा 4, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 51 बटे 2, ये रहेगा हमारा 20, 50 की 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 200। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, 51 बटे 2 इन दोनों को जोड़ना है, 20 2 ये हो गया 220, सही है। अब कोष्टक हटा लो, 51 बटे 2 गुणा 220, 2 से काटोगे कितना 110। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 51 गुणा 110। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5610, और यही आंसर हो जाएगा। बस लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में एक लाइन लिखनी है कि अतः, यहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, अतः ए पी के
प्रथम 51 पदों का योग, 51 पदों का योग कितना बैठेगा? ये बैठेगा आपका 5610, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ये भी आपका 6 मार्क्स का प्यारे बच्चों पेपर में आता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको पूरे 6 मार्क्स लाने हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से देखो प्यारे बच्चों हमारा मोटिव बढ़ता है। इससे हम और अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं शुरू से। हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, आप अपना फ़र्ज निभाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, यानी कि कोई मीनार है उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार यानी कि मीनार के बेस की बात कर रहा है से 10 मीटर की दूरी पर झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45-60 है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए मान लेते हैं कोई मीनार है, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो आपको पहले तो मीनार ही पता होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर झंडा लगाएंगे। तो मीनार है हमारे पास, ये रही। चलिए मैंने ये मान ली मीनार है, क्या है दिख रही है ना। चलिए मीनार आपकी ये रही, मीनार हो गई। अब ये कह रहा है इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग। सही है। तो चलिए हम एक झंडा लगा देते हैं। ये हमने इसके ऊपर लगा दिया झंडा। क्लियर? अब मैं जो करता हूँ इसका मान लेते हैं x मीटर ऊंची क्या है? मीनार है। क्या है मेरे बच्चों? मीनार। तो ये हो गई हमारी x मीटर मान लेते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर? इसके और इस ये हो गया हमारी मीनार। मीनार का नाम दे देता हूँ। चलिए नाम देते हैं, पहले इसे पूरा करते हैं। उसके बाद क्या? मीनार के आधार, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी, यानी कि मीनार का आधार कहाँ मिलेगा आपको? नीचे। कहाँ? नीचे, यानी कि ज़मीन पर। इससे 10 मीटर की दूरी मान लेते हैं, 10 मीटर की दूरी आपकी ये रही इसमें। क्लियर? चलिए ये तो हो गई, और ये है आपकी 10 मीटर की दूरी। चलिए इतनी बात तो चित्र में क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के, यानी कि मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45-60 हैं। कहने वाला है इतनी दूरी पर मीनार, तो पहले मीनार की ने चोटी की बात करी होगी, उसके बाद का झंडे के शिखर, झंडे के फिर शिखर की बात करिए। कहने का मतलब है कौन समझ में आए? पहले कर रहा है मीनार, इसका मतलब ये वाली बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है, ये वाला कोण। और ये कोण दिया है इसने 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री की बात करी है। अब कह रहा है झड़ा झंडे के शिखर यहीं से ही 10 मीटर की दूरी पर। तो हम इसको भी बना लेते हैं। चलिए इसको भी अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। ये बन गया हमारा पूरा। और ये कोण दे रखा है इसने प्यारे बच्चों 65 डिग्री। उम्मीद है अब चित्र बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका प्यारे बच्चों नाम रख लेते हैं। चलिए नाम जैसा चाहो ऐसे नाम रख लो। अगर मान लो चलो मैं P, इसका नाम Q, और इसका नाम प्यारे बच्चों क्या रख दूँ? चलिए कुछ और रख लेते हैं, कैपिटल R और इसका कैपिटल B। कैपिटल क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मैंने ये दे रखा है। क्लियर? अब आप निकालते हैं। देखिए अब मान लें मीनार कौन सी बन गई? QB। ये एक मीनार है जिसके आधार यानी कि Q से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P पर। और बिंदु PQ के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 मीटर। ये आप लिख लें, या आप चलिए मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब देखिए लिखना शुरू करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? माना, या माना मीनार, कुछ भी लिख लो। पहले तो आप हल ही लिखोगे, तो हल लिख लेता हूँ मैं प्यारे बच्चों। यहाँ लिखता हूँ हल, क्या लिखता हूँ प्यारे बच्चों? हल। चलिए हल में लिखेंगे मीनार, यानी कि माना मीनार। मीनार क्या बने हमने? QB। QB सही है, QB है, ऐसे लिख सकते हैं। जिसका आधार, क्या लिखेंगे? जिसका आधार, आधार क्या है प्यारे बच्चे चित्र में? क्या है? नीचे Q है। क्या है? Q, यानी कि आधार Q से
10 मीटर की क्या है दूरी, 10 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर एक बिंदु कौन सा दे रखा है प्यारे बच्चों, कौन सा चित्र में, पी। तो पी है। समझ में आ गया, जो जो बना है वो ही लिखते चलेंगे। अर्थात आप ये कह सकते हैं पी क्यू बराबर कितना है, 10 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। क्लियर। अब क्या क्या दे रखा, मीनार की चोटी के ऊपर एक क्या है, झंडा, और झंडे क्या है, BH। तो लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे बिल्कुल माना, या मैं ऐसे कैसे लिख, चलिए माना लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं मीनार, क्या लिख लूँ, मीनार की चोटी, चोटी के ऊपर, चोटी के क्या है ये प्यारे बच्चों, चोटी के ऊपर, ऊपर एक झंडा, एक झंडा क्या है, BH उपस्थित है, BH स्थित है, ऐसे लिख दो। समझ में आ गई। चलिए स्थित है। अब इतनी बात करने के बाद बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये हमने लिख दिया क्या है, मीनार, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार है इतने नहीं, तो चल गए, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, BQ, BQ मानी कितनी है, मानिए प्यारे बच्चों x मीटर, मानिए कितनी, मानिए प्यारे बच्चों x मीटर है। क्लियर। अब चलिए समकोण में चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, कौन सा कोण ले लो, कोई सा भी ले लो। पहले चलिए बड़ा ले लेते हैं, या फिर आप छोटा ले लो, जैसा चाहो ऐसा ले लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम जो है, अगर मैं छोटा कोण ले लूँ, अर्थात 10, ये वाला, और ये वाला किस किस भुजा से, देखिए इस भुजा से, इस भुजा से, तो ये भुजा वहाँ तक गई है, ये भुजा यहाँ तक गई है। समझ में आ रहा। तो ये हो गया हमारा क्या, BQP में। तो त्रिभुज क्या है, BQP में चलते हैं, क्या लिखेंगे, 10, कितना लिखेंगे, 10 45 बराबर, 10 45 था लम, लम माने ये आपका क्या है, QB बटे आधार कौन सा है, PQ, कितना है, PQ, और 10 45 का मान कितना होता है, 1, और BQ का मान कितना, B और Q के बीच में दे रखा X, तो ये हो गया X। BQ की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले बच्चों, 10, तो 10 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 बराबर X, या X बराबर 10। क्या निकल गया, X की वैल्यू कितनी निकल गई, 10 निकल के आ गई। अब हम चलते हैं ऊपर वाले, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, झंडे की लंबाई, यानी कि झंडे ऊपर वाले की बूझी, ना कि इसने मीनार की बूझी। मीनार की बूझता तो सीधा सीधा आ गया X की वैल्यू। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला पेज हमारा भर गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अब पुनः ले लेते हैं कोण, कौन सा, 60, कौन सा कोण, 60। तो लिख लेता हूँ मैं पुनः, पुनः त्रिभुज, देखिए त्रिभुज में दिखा देता हूँ 60, 60 का मतलब है ये बड़ा वाला, देखो बड़ा भुजा है, एक कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, एक भुजा कहाँ आ रही है, एक नीचे। तो इसका मतलब इस पूरे की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने HQP, तो HQP में हमें इसमें देखना है, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 60 बराबर लम, लम का मतलब इसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या, BH प्लस BQ। तो लिख लेते हैं BH प्लस BQ बटे आधार कितना है, PQ, कितना है प्यारे बच्चों, P और Q। क्लियर। तो चलिए हमने अब ये वैल्यू रख ली है। अब क्या करेंगे, 10 60 की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो चलिए मैं √3 लिख लेता हूँ बराबर BH हमें नहीं पता, चलिए BH हमें जब नहीं पता तो इसे BH ही लिख लेते हैं, प्लस BQ तो हमें पता था, देखो B और Q, BQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, X, तो यहाँ क्या रखेंगे, X, कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, X बटे में क्या, PQ, और P और Q के बीच में दूरी कितनी है, 10। तो चलिए यहाँ कितना रखेंगे, 10। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। तो 10 की इधर गुणा करेंगे, तो ये जाएगा √3 गुणा में 10 बराबर, ये हो जाएगा हमारा BH प्लस X। अब X का मान आपको दे रखा है समीकरण 1, मान लो इसे,
तो चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से x की वैल्यू रख लें तो हो जाएगा 10√3 बराबर बी एच प्लस इसका मान प्यारा बच्चों 10। इस 10 को इधर लाओ तो इसका मतलब है 10√3 माइनस के 10 बराबर बी एच, या बी एच मैं इधर लिख रहा हूँ और इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 10√3 माइनस के 10। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बी एच बराबर इसमें से 10 कॉमन ले लो। तो अगर मैं 10 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस के 1। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब उसने पूछा क्या था, उसने तो यही तो पूछा था कि झंडे की ऊंचाई क्या मानी थी, बी एच। तो बस अतः यहाँ नीचे लिख सकते हो आप, अतः क्या लिखोगे, अतः झंडे की लंबाई या झंडे की ऊंचाई जो चाहो वो लिख लो। झंडे की चलिए लंबाई दी है, लंबाई मानी हमने बी एच, और बी एच बराबर आया 10√3 माइनस 1, और इसे कह देंगे मीटर, क्योंकि मीटर में ये चीज़ें दी होती हैं मीटर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इसको भी बहुत प्यार से हल कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा सामने नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे जैसे आपने पिछले सवालों को समझा है। तो इसमें कहते हैं 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपर सिरे और आधार के अवनमन कोण 45-60 डिग्री हैं। खंबे की ऊंचाई ज्ञात की जाए, यानी कि इसमें खंबा बूझा था, उसमें हमारा झंडा बूझा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, देखिए मीनार की कोई चोटी है 50 मीटर पर उपस्थित है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, कोई मीनार बना लेते हैं 50 मीटर ऊंची। तो चलिए अगर मैं चित्र को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूं तो ये मान लो ये बन गई मीनार, बन गई, थोड़ी तिरछी हुई है बट कोई नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये इसकी ऊंचाई है टोटल 50 मीटर, कितनी, 50 मीटर ऊंची है ये मीनार। चलिए ये मीनार भी हमने इस तरीके से कर दी है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यह मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपर सिरे और आधार के अवनमन कोण कितने हैं, यानी कि इससे कुछ दूरी पर खंबा होगा जब ही तो अवनमन कोण बनेंगे, अगर यहीं होगा तो अवनमन कोण नहीं बनने के, तो इसका मतलब इधर भी हो सकते हैं इधर भी। तो इधर हमारा स्पेस नहीं है, मान लेते हैं वो ये चीज़ यहाँ बन गया खंबा, यहाँ मान लेता हूँ मैं खंबा, सही है। और इस खंबे को मान लेते हैं कुछ ऊंचा है, ये कुछ ऊंचा उपस्थित है, ये हो गया खंबा, सही है। अब ये धरातल हो गई, यानी कि दोनों ज़मीन पर स्थित हैं। अब करना क्या है भाई, इसको भी इसके समांतर खींच तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए मान लेते हैं अब ये खंबा है h मीटर, क्योंकि खंबे की ऊंचाई इसने नहीं दी तो मुझसे मान लेते हैं x मीटर। अगर ये h है तो क्योंकि ये और ये लाइन बिल्कुल इक्वल है तो ये भी क्या होगी प्यारे बच्चों, h होगी, कितनी होगी, h, ये भी हमारी h होगी, समझ में आ गई। अब ये हमें नहीं पता तो इसको मान लेते हैं x, कितनी मान लेते हैं x। चलिए आप चाहो तो देखो मीटर भी मान सकते हो, क्लियर, मीटर। तो यहाँ भी चलिए मीटर ही लिख लेते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कोण की बात करते हैं। यार खंबे के ऊपर सिरे और आधार, यानी कि पहले खंबे के सिरे की बात करिए, ऊपर की बात, कितने का कोण बना है 45, यानी कि यहाँ से बात कर रहा है ये कितने का 45। तो चलिए 45 का कोण मैं बना देता हूँ इसके साथ, बन गया। तो ये कोण बना हमारे पास 45, परंतु इसने कहा अवनमन कोण, इसका मतलब ऊपर बनने, ऊपर ऊपर जरूर बनाना, ऊपर मत छोड़ना। तो ये कोण हो गया 45 डिग्री। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। आगे करा खंबे के ऊपर सिरे तथा आधार, आधार कहते हैं प्यारे बच्चों नीचे वाला हिस्सा, क्लियर। तो ये करा 60 डिग्री है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा 60 डिग्री है। तो चलिए मैं इसे मिलाने की कोशिश करता हूँ इसके साथ। ये आप इसे ऐसे मिलाएंगे, देखिए थोड़ा सा तिरछा हो सकता है बट कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो है अवनमन कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, कितना 60, और 60 ऊपर बना तो जिस भुजा को टच कर रहा उसी से इधर वाले भी कोण कितना बनेगा 60 डिग्री। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। चलिए चित्र बनाने के साथ साथ इतना तो समझ में आया। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं, चलिए पहले इसका नाम रख देते हैं फिर इसका देखते हैं। मान लेते हैं मीनार होगी आपकी AB,
ए और कितनी हो गई बी। सही है। अब मान लेते हैं जो खंबा है, मान लेते हैं सी डी। क्या मान लेते हैं, मान लो, चलो इसे सी कह देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ प्यारे बच्चों डी। समझ में आ गई आपकी, सी है। समझ में आ गई। चलिए अब इसको भी कुछ नाम दे दो, चलिए इसे ई कह देता हूँ। कितना, ई। अब आए प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताएं, पूरे की ऊंचाई हमारी 50 है, 50 में से नीचे वाला हिस्सा h है, तो ये कितना होगा, तो 50 में से आप h माइनस कर दो, आपका जो है पता चल जाएगा। तो आप लिखेंगे 50 माइनस h। कितना लिखोगे, 50 माइनस h, ये यहाँ से यहाँ तक है। और क्या लिखोगे, मीटर। कितना लिखोगे प्यारे बच्चों, मीटर। उम्मीद है इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कितने के बाद आपने जो जो करा है उसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो माना सी डी, माना खंबा सी डी की ऊंचाई लिख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। तो चलिए मैं हल लिख देता हूँ। हल में लिखेंगे माना, क्या ये खंबा, क्या है ये खंबा, तो माना खंबा कौन सा, सी डी। सी डी बराबर कितना माना हमने, एच मीटर माना। कितना माना, एच मीटर है। सही है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और क्या, मीनार ए बी की ऊंचाई दे रही है हमें, कोई लिखनी चाहो तो आप लिख सकते हो कि क्षैतिज समतल व मीनार की ऊंचाई इतनी है। यहाँ लिख सकते हो तथा, तथा क्षैतिज, क्योंकि क्षैतिज का मतलब है नीचे, नीचे खड़ी हुई है। क्षैतिज समतल, क्या लिखोगे, समतल पर मीनार की ऊंचाई। कितनी, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी प्यारे बच्चे की ऊंचाई कितनी, ए और बी। और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 50। तो चलिए मैं 50 यहाँ लिख देता हूँ, 50 मीटर है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो जो हमने माना उसको हम लिख लेते हैं। हमने एच ही माना था, एच हमने लिख लिया। तथा मीनार और किसके, मीनार और खंबे के बीच की दूरी, यहाँ भी लिख लेंगे। तथा क्या लिखेंगे, मीनार तथा खंबे के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या मानी हमने, एक्स मीटर। क्या मानी, एक्स मीटर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं शुरुआत। तो अब करेंगे, पहले कोण लेंगे, बड़ा वाला लोगे छोटा वाला, जैसा चाहो आप ऐसा ले लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, कोण मैं ले लेता हूँ छोटा वाला, छोटा लूँ बड़ा लूँ कोई दिक्कत नहीं, पहले हम बड़ा ही ले लेते हैं इस वाले कोण को। आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। तो चलिए मैं इस त्रिभुज की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इस ध्यान से देखिए, डी, डी से कहाँ ए से कहाँ बी। तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं इसकी बात करूँगा तो आप क्या क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में हम लेंगे tan 60 बराबर, ये होता है लंब। लंब का मतलब है इसके सामने वाली भुजा, भुजा कितनी दे रखी है, ए बी, कितनी दे रखी है, ए बी बटे आधार, आधार नीचे वाली भुजा यानी कि नीचे वाला बी डी, कितने दे रखा है, बी और डी। अब tan 60 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, √3 बराबर ए बी की वैल्यू दे रखी है 50 और बी डी का मान दे रखा है एक्स। समझ में आ गई। तो एक्स को उधर ले जाओ और √3 को इधर ले आओ। सही है, √3 को इधर ले आओ और एक्स को इधर ले जाओ, जैसा आप चाहो ऐसा कर लो। तो चलिए मैं एक्स को इधर ले जाता हूँ और 50 को मैं √3 नीचे ले आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, सवाल थोड़ा आसान बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स बराबर, ये हो जाएगा 50√3 बटे, रूट से रूट कटेगा 3। समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा जो है एक्स का मान निकल चुका, एक्स का मान निकल गया। तो इसे आप चाहो तो समीकरण 1 कह सकते हो। अब पुनः, पुनः कैसे लेंगे, पुनः लेंगे त्रिभुज अब 45 वाला। चलिए 45 वाले को ध्यान से देखिए, 45 होगा सी ए ई, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भुजा इससे टच कर रहा, इससे टच कर रहा, ये रहा। तो क्या हो जाएगा, ए ई सी में, तो यहाँ लिखेंगे ए ई सी में कितना, tan 45 बराबर
ये होगा लम। लम का मतलब सामने वाली भुजा। सामने वाली भुजा कितना है, ए ई। क्या है, ए ई। चलिए ए ई लिख लेता हूँ, बटे आधार। आधार का मतलब नीचे वाली भुजा, सी ई या ई सी, जैसा चाहो वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं ई सी ही लिख देता हूँ। और टेन 45 का मान आप सभी को पता 1 होता है। ए ई, देखिए ए ई का मान कितना देखा, 50 माइनस एच। तो यहाँ लिखूँगा 50 माइनस एच बटे ई सी। ई और सी, देखिए ये जो एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। बिल्कुल जितना अंतर ये है इतना ऊपर ये है, तो ऊपर हो जाएगा एक्स। कितना हो जाएगा, एक्स। तो एक्स को इधर गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 50 माइनस एच। अब एक्स का मान समीकरण 1 से रख लेते हैं। तो सॉरी, एक्स का मान समीकरण ए से कितना आया था, एक्स का मान ये आया था 50√3/3। सही है। तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ 50√3/3 बराबर कितना है, 50 माइनस एच। इस एच को माइनस है, इधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। बाकी तो ये ऐसी, इसको इधर ले जाओ, माइनस 50√3/3। समझ में आ गया। अब चाहो तो देखिए आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, चाहो तो जैसे चाहो ऐसे हल कर सकते हो। बताओ कैसे करना चाहोगे। भाई आप इसे 50 कॉमन ले लो, या 50/3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अगर एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसकी, 50 × 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी इसमें गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा 50√3 और पूरे के बटे में हो जाएगा 3। समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, 50/3 ऊपर भी है नीचे भी कॉमन है, ले लिया, तो यहाँ बचा 3, माने ये 50 बाहर गए, बचा रूट। और ये क्या चल रहा था, एच। और यही इसने फाइनल आंसर बूझा था, कि उसने बूझा था एच किसे माना था हमने, खंबा, और खंबे की ऊंचाई ही बूझ रहा था। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः खंबे। खंबा क्या था हमारा, देखिए खंबा था ये रहा, ये रहा ना, सॉरी ये रहा सी डी। सी डी और सी डी बराबर एच। तो सी डी खंबा था हमारा, सी डी बराबर था एच, और एच बराबर वैल्यू निकाल कर आए 50/3 माइनस 3√3, अब लिखोगे आप मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इसमें ये पूछता मीनार और खंबे के बीच की दूरी, तो मीनार और खंबे के बीच की दूरी आपको मिल गई, तो आप यहाँ ये भी लिख देना, यही आपका ही फायदा है। तथा यहाँ लिख सकते, इसके जगह तथा मीनार तथा खंबे के बीच की दूरी, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है कि खंबे के बीच की दूरी। दूरी कितनी आई, ये आई थी, देखिए 50√3/3, और मीटर लिख देना, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट। बच्चों अपना ध्यान रखें।